अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। अच्छा बात नहीं है। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो, मैं क्यों मानूंगा? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी वाला सिक्का है, नहीं बोल रहे तो दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है। आपकी तरह मैं गोबर को चमन प्रास। अरे सुन तो ले यार, अरे मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे। जुम करो। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। देश बेच रहे हैं आप। बोलिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी? पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सईदा सिंह बकार, क्यों सईदा सिंह बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। म्यूजिक तो अमर चर्चा आपसे ही शुरू कर रहा हूं। यह राजनीति तो हो रही है, कहीं कानून का हवाला दिया जा रहा है, पीएफआरडीए कुछ कह रहा है, वित्त सचिव के बाद वित्त मंत्री ने कह दिया एनपीएस के पैसे तो नहीं मिलने वाले। उधर राजस्थान सरकार कह रही है हम ओपीएस लागू करने जा रहे हैं, पर जो ओपीएस में शामिल होना चाहेगा एनपीएस के पैसे नहीं निकाल सकेगा। उससे तो आपको जीपीएफ देंगे, पर वो पैसा केंद्र दे नहीं रही। ये सरकारी कर्मचारी इस मकर जाल में फंस गया है क्या? देखिए संदीप जी, जब एनपीएस आया ओपीएस की जगह पे, तो केंद्र सरकार के लिए एनपीएस लागू किया था, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया, और जितने राज्य सरकारों हैं वो राज्य सरकार के ऊपर तो थोपा नहीं किया, राज्य सरकारों ने भी सेपरेटली उसको एक्सेप्ट करके उनके एम्प्लॉयज के लिए पीएफआरडीए में एनपीएस का जो सिस्टम है उसको लागू किया। अभी पीएफआरडीए एक फंड है, उसमें जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट अकाउंट के बाहर चला गया है, और उसी से जो आपका है कि आप जो कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज को पेंशन जितना पहले मिलता था आधा पैसा उससे कम मिलेगा, ये भी बात नहीं है, वो मार्केट के हिसाब से होगा। लेकिन एम्प्लॉयज को भी ऑप्शन है कि आप बैलेंस फॉलो कर सकते हैं, कि आप इक्विटी में ज्यादा दे सकते हैं, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अभी जो मुद्दा ये है कि जो लोग ओपीएस में जाना चाहते हैं उनको एनपीएस का पैसा तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एनपीएस ऑलरेडी गवर्नमेंट अकाउंट के बाहर चला गया है, और वो फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट को कैसे आएगा, किस हेड ऑफ अकाउंट में आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो भी मांग रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि जब एनपीएस आया ओपीएस से, इसका क्यों किया गया? 1999 से ये बात चल रहा था कि जब पेंशन का अमाउंट हुआ कि पेंशन को देने के लिए सरकारों को कर्ज लेना पड़ रहा था। पेंशन का अमाउंट इतना बढ़ गया क्योंकि पेंशन इसमें खाली सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलता है, उसका निधन के बाद फैमिली पेंशन भी मिलता है, और फैमिली पेंशन के बाद अनमैरिड डॉटर्स को भी मिलता था, वो पुराना स्कीम है। तो इसलिए उन लोगों ने शिफ्ट किया कि भाई ये सस्टेनेबल। मेरी जानकारी कुछ और है डॉक्टर अमर पटनायक, मेरी जानकारी यह है 1999 से जो इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, नई पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी या पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए नहीं ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये प्रक्रिया दरअसल इसलिए शुरू हुई कि देश में पेंशन की व्यवस्था 3 करोड़ 11 लाख कर्मचारियों के पास ही है, और बाकी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनके पास बुढ़ापे का कोई सहारा, कोई लाठी नहीं है।
तो उनको भी कुछ दिया जाए। उसके लिए ऐसे दवे कमेटी बनी, फिर एक और कमेटी बनी, पर वो बन गई एनपीएस। दो रीजन है। पहला रीजन था कि सरकारी कर्मचारी जो भारतवर्ष में 2% से भी कम है, उनको जो डिफाइंड बेनिफिट जो है पुराना स्कीम कि इतना पैसा मिलेगा, जो भी हालत है राज्य का या देश का, लेकिन उतना ही पैसा मिलेगा, वो स्कीम में चल रहे थे। और बाकी सारे आप जो कह रहे थे जिनको कुछ नहीं मिला। प्रोजेक्ट ही ओएसएस था ना, इसका नाम ही ओएसएस प्रोजेक्ट से शुरू हुआ, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है वो भी एक आया है। वो जो लोग उसमें स्कीम में नहीं है, वो ओल्ड एज के लिए है, वो उसका अमाउंट भी बहुत कम है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एनपीएस में ये प्रावधान रखा गया कि बाकी लोग भी, आप हम जो इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एक बड़ा एम्बिट बना दिया। नहीं, ये तो देखिए, ये बाल की खाल निकालने वाली बात होगी। अमर, मोटी बात सरकारी कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सरकारी कर्मचारी, और मेरे पिताजी भी एक सरकारी कर्मचारी थे, वो जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, भाई आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, केंद्र ने लागू किया, राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं थी, राज्य भी आ गए इसके अंदर। अब एक राज्य में सरकार बदली, वो कहती है कि नहीं मैं तो पुरानी पेंशन योजना लागू करूंगी। सरकारी कर्मचारी के मन में लड्डू फूटता है कि नहीं जी, मेरे को तो आधी तनख्वाह दे दो, जितनी मेरी मिलती थी उसकी आधी पेंशन के तौर पर दे दो, मैं उसमें जाना चाह रहा हूं, पर मेरा पैसा जहां वो अटका हुआ है वो वापस आ नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस लड़ाई में? नहीं, ये तो राजनीतिक लड़ाई में सरकारी कर्मचारी बलि का बकरा बन गया। जो ओपीएस स्कीम में अभी जो नया ओपीएस स्कीम लागू होगा, सपोज किसी ने इसी में पार्टिसिपेट करेगा, उसका तो फ्रेश माना जाएगा। पुराने एनपीएस में जो पैसा है उसको नहीं मिल सकता है, लेकिन उससे सेपरेट स्ट्रीम, उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको वहां से जितना रिटर्न मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा, वो अलग है। लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट लेके यूज करेगा फॉर जीपीएफ के लिए, वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो ऑलरेडी चला गया है गवर्नमेंट अकाउंट के बाहर। नहीं, राज्य सरकार ने ये शर्त भी तो लगा दी कि आप पुरानी पेंशन योजना में आएंगे तो एनपीएस का पैसा नहीं निकाल पाएंगे, वो हमारे पास आएगा, उससे हम जीपीएफ देंगे। वो गलत है, बिकॉज एनपीएस का पैसा जो दिया हुआ है, उन्होंने एम्प्लॉय का अपना पैसा है, सरकार ने पैसा दिया हुआ है और उसने इन्वेस्टमेंट पैटर्न बता चुका है, उसमें जो स्ट्रीम आएगा वो उसको मिलता जाएगा। आप जैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं, आपको कोई मना करता है? कानून तो ये सरकार तो कहती है कानून बदलने में माहिर है। कानून स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि हमारे पास आम आदमी की सहूलियत के लिए होता है या कानून की दुहाई देकर जी हम पैसा नहीं दे सकते? सरकारी कर्मचारी मैंने आपको बताया 2% है, वो आम आदमी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी सिचुएशन ना बने जहां पे डेट जीडीपी, राजस्थान में 62% है डेट जीडीपी रेशियो। आप देखिएगा 5 साल के बाद पेंशन, जो ओरिजिनल पेंशन देने के लिए भी पैसा नहीं होगा, तब क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ में तो वो हाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में वही है सब। डेट जीएसडीपी रेशियो छत्तीसगढ़ की काफी ठीक है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। 99 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने लगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को लेने लगे, क्योंकि सबका हालत खराब था, वर्ल्ड बैंक का ये था, तब ये कंडीशन किया गया था कि हर विश्व के हर जगह पे अभी कहीं भी डिफाइंड बेनिफिट नहीं है, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का है। और नहीं, राज्यों की माली हालत की बात करते हैं तो फिर तो केंद्र की भी माली हालत की बात करनी पड़ेगी। 85 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया है, तो केंद्र भी कल कहने लगे कि हम ये योजना हम तो नहीं कर पाएंगे जी। नहीं कर रहा है केंद्र, ओपीएस नहीं कर रहा है, और कोई भी केंद्र आके बताए बाद में कि हम करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। अभय दुबे, राजनीति और वोटों के चक्कर में सरकारी कर्मचारी को मोहरा बनाया जा रहा है क्या? आप बना रहे हैं उसे मोहरा? हाँ, देखिए, पहली बात तो देश को ये साफ हो जानी चाहिए कि पेंशन जो है वो 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के 42 नंबर पर है, राज्य से संचित निधि से दी जाने वाली पेंशन। तो ये राज्यों का अधिकार था, और ऐसा नहीं था कि सारे ही राज्यों ने 1 अप्रैल 2004 से इसको त्याग दिया था। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 2010 तक ये चली, केरला में 2013 तक ये चली, छत्तीसगढ़ में 2012 तक चली, और पश्चिम बंगाल में अभी भी लागू है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब सवाल ये उठता है कि अमर पटनायक जी का स्वाभाविक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं वो, उनका दृष्टिकोण उस नजरिए से भी है, और उनकी सरकार की अभिरुचि नहीं होगी ओपीएस में, इसलिए भी शायद उनका ये दृष्टिकोण है।
मगर आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही, चाहे ऑडिटर जनरल ने कहा हो या मानव अधिकार आयोग ने कहा हो, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्मचारियों के भविष्य में अंधकार छा जाता है रिटायरमेंट के बाद। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जब हम सरकार में मध्य प्रदेश में 15 महीने में थे तब ये कर्मचारियों की बड़ी मांग थी। जहां तक रहा पैसे का प्रश्न, तो प्रधानमंत्री जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं नीति आयोग, वो क्रिटिसाइज कर चुका है और वो तो कह रहे हैं कि हम सारे राज्यों को इस संदर्भ में पत्र लिखेंगे। वित्त मंत्री जी इसकी आलोचना, भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता आलोचना कर रहे हैं इसकी। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जब सामाजिक न्याय की योजनाओं को रेवड़ी बता दें, तब ये बात स्पष्ट हो जाती कि इनका उद्देश्य क्या है। मैं पटनायक साहब से पूछना चाहता हूं, ये जो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड है, इसमें हेयर कट के नाम पर 99% तक हेयर कट दिया जा रहा है। 8-8 हजार करोड़ कंपनी को 200-200 करोड़ में सेटल कर रहे हैं, 5.5 लाख करोड़ का चूना लगा दिया, उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करते, उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। सिर्फ दिखता है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग ये पूछते थे, एक संदीप जी ये पूछते थे, जब 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया जा रहा था तो सुषमा जी पूछती थी पैसे कहां से आएंगे। जब हम जमीन के मुआवजे का समाधान ढूंढ कर लाए 100 वर्षों बाद किसानों की, तो बोले 4 गुना मुआवजा देने के लिए पैसा कहां से रहेगा। जब हम न्याय योजना की बात कर रहे थे कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए महीना देना चाहिए, तो ये पूछते थे पैसा कहां से आएगा। लेकिन वो जो हवाई जहाज में बिठाकर विदेश भगा दिया, उनसे नहीं पूछने का साहस जुटाया। अतीत में जा रहे हैं ना अबे दुबे, अतीत में। और मैंने शुरुआत में ही कहा, योजना लागू की वाजपेयी सरकार ने, मुकम्मल तौर पर कार्यान्वित की आपकी सरकार ने, यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार। आपने कुछ राज्य भी गिना दिए कि वहां पर एनपीएस लगाई नहीं, 7वें शेड्यूल का भी आपने जिक्र कर दिया। पर उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदंबरम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर, और पेंशन का क्या असर होता है सरकारी खजाने पर, और आप आइए पब्लिक फंड्स में ये पैसा आने दीजिए, इसके लिए प्रोत्साहित करते दिखाई दे रहे थे। मतलब उस वक्त सोच कुछ और थी, उस वक्त का अर्थशास्त्र कुछ और था। आज अपने ही किए हुए काम को आप यू टर्न कर रहे हैं राजनीति के लिए। मेरा मूल सवाल अभी ये है संदीप चौधरी जी, देखिए ये बात कहना, आज जो अड़ंगे केंद्र सरकार डाल रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि हम राजस्थान का जो एनपीएस का पैसा है 10%, तो वो कर्मचारियों का ही हिस्सा था ना जो उसमें लगाया है, देने से इनकार कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 90 के दशक की बात कर रहे हैं पटनायक साहब, जब लिबरलाइजेशन का दौर चालू हुआ था, तब इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट हमारी नहीं थी, तब अफोर्ड नहीं कर सकते थे स्टेट। लेकिन आज अगर हम किसी हद तक राज्य सरकारें चाहें तो सही तौर पर लागू इस स्कीम को, एनपीएस को आपने किया ना। आज राजनीति के चक्कर में आप पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं और अधर में अटक गया सरकारी कर्मचारी। अरे जो भूमि के सुधार का कानून भी तो 100 वर्ष बाद बदला, लेकिन जहां पीड़ा व्यक्त की जाएगी, जहां पता लगेगा कि लोग तकलीफ में हैं, जैसे आपने बताया कि, और ऐसी कई संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट दी है कि उतना कर्मचारी के भविष्य अधर में होता है, एनपीएस उतना फुलफिल नहीं कर पा रही उस एस्पेक्ट को, इसीलिए हमने लागू करना। हमने तो उत्तर प्रदेश से घोषणा की थी, अनुकूल परिणाम नहीं मिले वहां। लेकिन हम जिस राज्य में, जिस प्रांत में जो भी दल है जो लागू करना चाहता है, और ये राज्यों का अधिकार है, करेगा क्यों नहीं? निकलेगा क्या इसका हल? क्या निकलेगा? केंद्र पैसा नहीं देगा, सरकारी कर्मचारी क्या करे? आपने शर्त लगा दी कि जी पुरानी पेंशन स्कीम में आओगे, नई पेंशन स्कीम से पैसा निकाल नहीं पाओगे, उसको तो हम रखेंगे, उससे जीपीएफ देंगे, वो पैसा मिलेगा नहीं राज्य को। नहीं देखिए, रायता फैल जाएगा ना। नहीं, कोई मैकेनिज्म उसका निकलेगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। कोई मैकेनिज्म निकलेगा, तब तक दिल की धड़कनें बढ़ती रहेंगी सरकारी कर्मचारी। कोई दिल की धड़कन नहीं, हमने जो कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करेंगे, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन। अभी मैं टेलीविजन पर वो बताना, बात नहीं करना चाहता उसका खुलासा, क्योंकि राज्य सरकार उस संदर्भ में बहुत गंभीरता से अपना काम कर रही है। और हमने जो 35,000 करोड़ रुपए है, कोई जादुई छड़ी थोड़ा है कि 35,000 करोड़ रुपए आप ले आएंगे। नहीं, वो तो केंद्र सरकार की मंशा भी नहीं है, मैं साफ बता दूं। क्या बात करते हैं आप वो कंपनसेशन का पैसा उनके खुद के राज्यों तक नहीं दे रहे हैं, उनके जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस प्रांत से आता हूं
10-11 महीने 10 महीने हो गए, कई डिपार्टमेंट में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा 0 दिया है और कई प्रांतों को दिया है। अरे आपकी लड़ाई में हम भुगतेंगे, हम फंस गए क्या? एक क्विक रिस्पॉन्स अमर, उसके बाद गोपाल बाबू के पास जाना। पहला चीज है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में अभी बात हुई, उसमें उसका तो इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस पर क्लैरिफाई कर देता हूं कि हेयर कट का बात होता है, लेकिन सपोज इंसॉल्वेंसी नहीं होता तो वो कंपनी मर के जितने भी लोग उसमें हैं वो डूब जाते हैं और वो लिक्विडेशन बड़ी आसान सी जो अभी मिल रहा है, बहुत सरल विश्लेषण कर रहे हैं। जबरदस्त गोरख धंधा हो रहा है, गड़बड़ झाला हो रहा है। हेयर कट के नाम पर अच्छे खासे एसेट औने पौने दाम पर दिए जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। ये खुलेगा अभी और खुलासा होगा इस पर। नहीं देते संदीप जी, सपोज आप नहीं देते, पुराना स्कीम चला रहता तो क्या करते? लिक्विडेटर के पास जाता और नहीं, वो कागजों में ये सुनने में अच्छा लगता है, अभी इसकी परतें खुलेंगी। और इसमें हिस्ट्री है कि जितना कलेक्शन अभी आपका, हमारे पास डेटा है, मैं फाइनेंस कमेटी में हूं, जितना अभी रिकवरी हो रहा है आईबीसी के वजह से वो लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है गोपाल बाबू। दूसरा पॉइंट, हाँ, दूसरा पॉइंट प्लीज क्विक। राजस्थान सरकार सपोज बोला है कि वो पैसा जो आएगा एम्प्लॉइज का है वो स्टेट गवर्नमेंट का कफर में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट आ जाएगा, वो कतई हो ही नहीं सकता वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में। और आप जो सीएजी रिपोर्ट का जिज्ञासा कर रहे हैं उसमें आप देखिए वो स्कीम को क्रिटिसाइज नहीं किए, वो बोल रहे हैं कि स्कीम का इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो इंप्लीमेंटेशन तो दुरुस्त करनी पड़ेगी ना। बात वही है गोपाल बाबू, आपकी लड़ाई में ये बीजेपी और विपक्षी दलों की लड़ाई में आम आदमी फंस गया, सरकारी कर्मचारी फंस गया। देखिए संदीप जी, इस पूरी डिबेट में दो तरीके से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। एक इसका आर्थिक पक्ष है और दूसरा राजनीतिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष को अभी पटनायक जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह पैसा जो भी सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम में के बाद जो एनपीएस में आया वो केंद्र सरकार के पास नहीं है, अलग से उसका फंड बन गया और वह कंसोलिडेटेड फंड से बाहर हो गया। तो वह जो प्रदेश सरकार मांग रहे हैं वो एक तरीके से कोई मतलब सिस्टम के अंदर नहीं है, वो राजनीतिक स्टेटमेंट है उनका। केंद्र सरकार के पास है ही नहीं तो वो कहां से दे देंगे, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और यह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के जॉइंट फैसले के कारण ये चेंज हुआ था। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कल कोई चीज कल किसी के मन में, अशोक गहलोत जी के मन में सपने में आया कि अब ये कर दो तो ये कर दो। सरकारी नियम है, कानून है, फैसले का कानून तो बदलने में आप माहिर हैं, पता नहीं कितने कानून बदल दिए। बदलने का भी तरीका है, बदलने का भी एक प्रोसेस है। दूसरी बात है कि अब इसकी राजनीतिक पहलू पे बात कर दें। राजनीतिक पहलू ये है कि इसको जब इन्होंने केवल केंद्र सरकार को अपने जो ख्याली पुलाव देके जनता को बरगला रहे हैं, एनपीएस स्कीम्स केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। वह बहुत सोची समझी स्कीम्स के अंतर्गत है। अगर प्रदेश सरकारों को बदलना है तो फ्यूचर डेट से लागू होते हैं। कोई भी आर्थिक फैसले ये नहीं होते कि पिछले से फैसले बदल दो। तो नए ओपीएस में जाना है तो आप अपनी फंडिंग आप देख लीजिए। इतने डेट में 3 लाख करोड़ का डेट पंजाब में, और वो कह रहे हैं कि हम ओल्ड में चले जाएंगे। दोगे कहां से? बेवकूफ बनाओगे क्या जनता को? बेवकूफ ख्याली पुलाव नहीं देने की बात जब आती है, आप भी दे रहे हैं। 5 किलो अनाज आपने दिया, 200 करोड़ तो केंद्र आपने डोजेस लगाए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है कि नहीं लिया है? गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। अरे तो सरकार का काम वेलफेयर भी तो होता है। वेलफेयर है, बजट पे प्रावधान करके वेलफेयर करिए, कागजों में लिख के वेलफेयर नहीं होता। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ हम ले लेंगे, जब केंद्र सरकार के पास है ही नहीं वो पैसा, तो कहां से ले लेंगे? उन्हें पता है नहीं ले सकते, बेवकूफ बना रहे हैं। आप उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जो अभय दुबे जी कह रहे हैं 35,000 करोड़ हम अरेंज कर लेंगे, अरे अभी तक जो अरेंज कर लेते तो इतना डेट पे क्यों है आपकी राजस्थान सरकार? इतनी पंजाब सरकार क्यों डेट पे? वो अरेंज कर लो। तो बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है। ये तो बिल्कुल ही उल्टी सीधी बात है। आर्थिक पहलू ये है कि अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है तो फ्यूचर से जाइए, अपनी बजटरी डेफिनेशन के अंतर्गत उसको इनकॉर्पोरेट करिए और लागू करिए। एनपीएस अपने आप में केवल केंद्र सरकार के एक जानकारी दे दूं मैं आपको,
कर्मचारियों के लिए, जनता के सबके लिए हमने इतना बड़ा एनपीएस के अंदर एक प्रावधान किया कि 98% जनता जो कि किसी भी तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नहीं आती थी, उनके लिए एक प्रावधान किया। तो 2% के केवल सोचते हुए 98% की स्कीम्स को खत्म कर दे। अरे वो गोपाल तो बाबू एक जानकारी दे दूं दर्शकों को, ये देना, आपने राज्यों पर ठीकरा फोड़ा, विपक्षी राज्यों पर 98% की भी तो बात करिए ना। गोपाल भाई 98% जो आम जनता है उसकी सोशल सिक्योरिटी को क्यों नहीं आप ख्याल कर रहे? आपने कह दिया ना ये पॉइंट, मैंने बीच में टोका थोड़ा, सुनिए ना। हाँ, तो आप बताइए कि वो सर रिटेरेट करिए कि 98% जनसंख्या को पेंशन के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको ये लाने का किसको मिल रही है? 98% आप कहने लग जाते हैं। किसको पेंशन मिल रही है 98% लोगों को? ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मिलेगा ना? मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत भारी भरकम शब्द है। तो मिलेगी। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? सुनिए ना गोपाल भाई, अरे गोपाल भाई सुनिए ना, देखिए धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं। कौन सी आज मिल रही है? पेंशन भी तो जब रिटायर होंगे तभी मिलेगी। पेंशन सुनिए ना, आज क्या हो गया गोपाल बाबू?